हेलो बच्चों। बच्चों, आज हमारा नेक्स्ट चैप्टर है। हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे अपना डिस्क्राइबिंग मोशन अराउंड अस। मतलब हम पढ़ने वाले हैं हमारे आसपास जो मोशन है, हमारे आसपास जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, वो ऑब्जेक्ट कैसे मूव करता है, वो कैसे मोशन में है। समझे ना? ये चीज हम स्टडी करने वाले हैं अब। तो हमारा चैप्टर है मोशन अराउंड अस। देखिए बेटा, आपको जो लग रहा हो, जैसे कि अभी हमारे आसपास जितनी भी चीजें हैं, हर एक चीज मोशन में है, क्योंकि ये जो ऑल ओवर अर्थ है, ये ऑल ओवर अर्थ ही मोशन में है। चलिए इसको समझाने के लिए मैं कुछ आपको बातें बताता हूं। जैसे देखो, मान लेते हैं ये हमारी अर्थ है ऐसे, और इस अर्थ पे हम ऐसे खड़े हुए, सपोज दैट हम कोई भी ऐसे हैं। अब हम, मुझे ऐसा लग रहा है या आपको ऐसा लग रहा हो कि सामने वाला पर्सन रुका हुआ है ना? आपने अपनी क्लास में बेंच पे देखा होगा। तो अच्छा, रुका हुआ है, बट हमारी अर्थ एक बहुत बड़े सन के अराउंड घूम रही है ऐसे करके। सन है, हमारी अर्थ जो है इसके अराउंड घूम रही है ऐसे करके, ऐसे ऐसे घूम जा रही है। ठीक है जी। फिर हमारी अर्थ के अराउंड एक मून है ऐसे, ये मून घूमे जा रहा है ऐसे करके। समझे ना बेटा? तो ये, तो कहने का मतलब ये है कि अगर सोचे और समझे तो ये समझ में आ रहा है कि कोई भी ऑब्जेक्ट एब्सोल्यूट रेस्ट पे है ही नहीं। एब्सोल्यूट रेस्ट का मतलब होता है कि एकदम रुका हुआ। ऐसा कोई ऑब्जेक्ट नहीं हो बिल्कुल रुका हुआ हो। हर एक ऑब्जेक्ट एक दूसरे के रिस्पेक्ट में मोशन में है। हाँ, एक और चीज, जैसे अभी हम देखें तो अभी देख के ये लगता है कि वो तो रुका है, वो रुका, हाँ, ये ऐसे लगता है। लेकिन एब्सोल्यूट रेस्ट, हम इसे एब्सोल्यूट रेस्ट नहीं कहते। एब्सोल्यूट रेस्ट का मतलब है, जैसे मैं रुका हुआ दिखाई पड़ रहा हूं आपको, लेकिन मैं ऑल रिस्पेक्ट में रुका हुआ हूं कि नहीं। ऑल रिस्पेक्ट का मतलब कि जैसे कोई मेरे को मून से देखे तो भी मैं क्या, रुका हुआ हूं। कोई किसी और प्लेनेट से तो भी नहीं, तब तो नहीं रुका हुआ, तब तो मैं मूव कर रहा हूं। तो इसे कहते हैं हम एब्सोल्यूट रेस्ट में नहीं है। देयर इज नो एनी ऑब्जेक्ट इट ऑन एब्सोल्यूट रेस्ट। कहने का मतलब हर एक चीज एक मोशन में है, मूवमेंट शो कर रही है। तो ये बेटा फिजिक्स लेक्चर की सीरीज होने वाली है, और जिसके अंदर हम आपको काइनेमेटिक्स का एक पहला पार्ट मोशन आपको पढ़ाएंगे। ठीक है ना? तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। पहले तो हम समझते हैं मोशन होता क्या है। मोशन होता क्या है, पहले तो हम इसे समझ लेते हैं मोशन क्या होता है। मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए, जैसे ये कार बना रखी है, ये कार है। कार एकदम ब्लर भी होकर दिखाई पड़ रही है कि बहुत तेज भाग रही है। मोशन को हम डिफाइन कैसे करेंगे, क्या चीज है मोशन? देखो बेटा, कोई भी चीज, जैसे अभी मैं आपको दिख रहा हूं कि मैं रुका हुआ हूं, हाँ जी मैं रुका हुआ हूं। क्यों मैं रुका हुआ हूं? क्योंकि मैं समय के साथ अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा। ये देखो, अभी मेरी एक पोजीशन है, ये फ्रेम, देन अब हो गया ये फ्रेम, पोजीशन चेंज हुई मेरी। तो मैं अब मोशन में था, अब मैं मोशन में हूं, अब मैं मोशन में हूं, ये मैं मोशन में हूं, बट अभी मैं मोशन में नहीं हूं फॉर दैट इंस्टेंट ऑफ टाइम, इसी क्षण के लिए, क्योंकि मैं अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा था। तो मोशन का मतलब क्या होता है इन फिजिक्स? मोशन इज फॉर्मली डिफाइंड एज चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ओवर टाइम। समय के साथ जब कभी कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन में चेंज लाएगा तब तो मोशन में, वरना मोशन में नहीं है। बेटा लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने कहा था बहुत सारे शब्द आएंगे, तो यहाँ शब्द को हमें समझना है बहुत डिटेल से कि इस शब्द का क्या मतलब है, इस वर्ड का क्या मतलब है। तो बेटा मोशन वर्ड का मतलब है पोजीशन में चेंज होने से। अब हम बात करते हैं कुछ स्पेसिफिक टर्म। स्टेट ऑफ मोशन क्या होता है, स्टेट ऑफ रेस्ट क्या होता है। जब मैं मोशन की बात करूंगा तो ऑब्जेक्ट जो है वो पोजीशन चेंज करेगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम पासेज। देखो लिखा हुआ है ना, समय जब पास होगा, समय पास होते होते वो अपने ऑब्जेक्ट जो है पोजीशन चेंज करेगा, तब तो हम कहेंगे वो मोशन में है। बेटा आप इन नोट्स को नोट भी कर सकते हैं, एकदम फेयर वर्क है आपका ये, आपके लिए ये, तो आप इसे नोट्स भी करते रहे, नोट भी करते रहे। तो स्टेट ऑफ मोशन ये होता है। अगली बात करते हैं स्टेट ऑफ रेस्ट की। स्टेट ऑफ रेस्ट क्या होता है? देखो बेटा, रुका हुआ, जब कभी, अब जैसे ये ऑब्जेक्ट है, ये आपकी कार है, आपकी कार वगैरह व्हीकल वगैरह घर पे जो पार्क होता है। अब रात में 9 o'clock आपने कार पार्क की, मॉर्निंग में 6 o'clock वहीं पर थी, तो ये रेस्ट पे है। क्यों? क्योंकि समय बीता, 9 घंटे बीत गए, लेकिन ऑब्जेक्ट ने बिल्कुल भी पोजिशन में चेंज नहीं लाया। मोशन एंड रेस्ट आर स्ट्रिक्टली रिलेटिव टर्म्स, दे डिपेंड एंटायर ऑन द ऑब्जर्वेशन चूजेस फ्रेम ऑफ रेफरेंस। वही वाली बात आ गई जो मैंने थोड़ी देर पहले आपको समझाया था कि एब्सोल्यूट यहाँ पर कोई भी चीज रुका हुआ नहीं है, हर एक चीज एक दूसरे के रिस्पेक्ट में भाग ही रहा है, भागे जा रहा है।
तो कहने का मतलब क्या, मैंने क्या कहा कि कोई भी जो है स्ट्रिक्टली रेस्ट पे नहीं है, ये रिलेटिव टर्म्स है। रिलेटिव टर्म्स का मतलब क्या होता है, उसके हिसाब से, उसके रिस्पेक्ट में, है ना। तो ये इसका मतलब रिलेटिव टर्म्स होता है। ओके, हम बात करते हैं मोशन की कैटेगरी के बारे में। कितने प्रकार के मोशन होते हैं? आपको तो खैर एक ही प्रकार का मोशन पढ़ाया गया बेटा, जिसे आप रेक्टिलिनियर मोशन कहेंगे, या इसको कहेंगे मोशन इन स्ट्रेट लाइन। आप इसे या तो ये कहेंगे, ठीक है ना, रेक्टिलिनियर कहेंगे, मोशन इन स्ट्रेट लाइन कहेंगे। तो देखिए कौन कौन सी कैटेगरी है, रेक्टिलिनियर मोशन, सर्कुलर मोशन और ऑक्सिलेटरी मोशन। तो सर जी क्या होता है ये? देखिए रेक्टिलिनियर मोशन में क्या होता है कि जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है, नाम से ही क्लियर है, काहे इतना सोच रहे हो, लीनियर, यहां पर एक शब्द आ रहा है लीनियर। लीनियर का मतलब होता है बेटा लाइन के अंदर, अलोंग लाइन। लाइन लाइन वर्ड आना, लाइन, अलोंग लाइन, मतलब जब कभी कोई ऑब्जेक्ट एक लाइन के अलोंग जाएगा, एक सीधी लाइन के अलोंग जाएगा, उसे लीनियर मोशन कहा जाता है, ठीक है ना। ट्रेन जैसे एक ट्रैक, अगर सीधा ट्रैक है चलती है तो लीनियर मोशन होगा, ठीक है ना। ये पेन ऐसे ऊपर से गिरा तो सीधे नीचे की ओर गिरा तो लीनियर मोशन होगा, ठीक है बेटा। तो ये लीनियर मोशन की कैटेगरी में आता है। अगली बात करता हूं सर्कुलर एंड रोटेशनल मोशन। अब होता है ना, पार्क में गए तो गोली 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 पार्क के अराउंड ऐसे ऐसे घूम रहे हैं, ऐसे करके घूम रहे हैं ना, तो ये कैसा मोशन है बेटा, सर्कुलर मोशन है, समझे बेटा, सर्कुलर मोशन है। हमारी बाइक का और कार का जो व्हील होता है, आपकी कार का जो व्हील है, वो कार का व्हील जो है एक एक्सिस है, मतलब वो कहीं जुड़ा हुआ है ना। अब कार चलेगी तो व्हील ऐसे से घूमता ना, ऐसे से करके, ऐसे से ऐसे, बेटा इसे सर्कुलर कहो या रोटेशनल मोशन कहो, समझे ना। मोशन अलोंग अ सर्कल पाथ रिवॉल्विंग अराउंड अ फिक्स सेंट्रल एक्सिस, उसे सर्कुलर मोशन या रोटेशनल मोशन कहते हैं, ठीक है बेटा। वो देखो ऑब्जेक्ट उसमें ही भाग रहा है, ऑब्जेक्ट इसमें ही भाग रहा है। ओके सर जी, चलते हैं आगे जी। अब देखो, अब बात करते हैं हम, अब बात करते हैं ऑक्सिलेटरी मोशन। ऑक्सिलेटरी मोशन क्या होता है? ऑक्सिलेटरी मोशन होता है अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, ऐसे करते हैं ना एक्सरसाइज वगैरह। तो इसे ऑक्सिलेटरी मोशन कहा जाता है, जिसके अंदर ऑब्जेक्ट जो है अपनी पोजीशन से आगे पीछे जाए, ऊपर नीचे जाए, या तो आगे पीछे जाए या तो ऊपर नीचे जाए। तो अब दिमाग लगाओ थोड़ा सा, अगर एक ऑब्जेक्ट की पोजीशन ये है, ऑब्जेक्ट यहां से यहां गया, देन ऑब्जेक्ट यहां से यहां गया, तो समय के साथ अपनी पोजीशन में तो चेंज ला रहा है ना भाई, समय के साथ उसकी पोजीशन में तो चेंज हो रहा है ना, समझ रहे हो ना। तो इसको ऑक्सिलेटरी मोशन कहा जाता है, इसको ऑक्सिलेटरी मोशन कहा जाता है। ये सर जी कहाँ देखने को मिलता है? अगर मैं इसके एग्जांपल दूं, इसका अगर मैं एग्जांपल दूं, तो ऑब्जेक्ट जो है फॉल कर रहा है, वो एक लीनियर मोशन का एग्जांपल बनेगा, ऐसे करके अर्थ है ना ये, ऑब्जेक्ट गिरे नीचे की ओर तो एक लीनियर मोशन का एग्जांपल बनेगा, समझे बेटा, ये मोशन लीनियर। सर्कुलर मोशन की बात करें, सर्कुलर मोशन के अंदर कि आप सर्कुलर ट्रैक पार्क के अराउंड ऐसे करके, ऐसे आप जो पार्क के अराउंड लेकिन आपका फ्रेंड और आप ऐसे ऐसे करके घूम रहे हो, ये सर्कुलर मोशन का एग्जांपल बनेगा। या मोशन ऑफ अर्थ में, अर्थ भी आप इसमें ले सकते हो, अर्थ भी जो है वो सन के चारों तरफ घूमे जा रही है ना, तो सर्कुलर मोशन के एग्जांपल में आप उसको भी ले सकते हो, ठीक है ना। ये है आपकी अर्थ, तो हम सबकी अर्थ है, और ये है सन, तो ये घूमे आ रहा है ऐसे करके, तो सर्कुलर मोशन के एग्जांपल में आएगा ये। अगला ऑक्सिलेटरी मोशन, इसके एग्जांपल में कौन आता है? ऑक्सिलेटरी मोशन आपने कहाँ देखा है? आपने लाइव ऑक्सिलेटरी मोशन तभी देखा है जब वो खेलते हैं ना, एक गेम होता है अप एंड डाउन, है ना, क्लास के अंदर ऐसा था, टीचर आते अप डाउन अप डाउन डाउन अप डाउन अप, तो आप ऐसे डन डन डन, ये आपकी मोशन जो है ना, ये ऑक्सिलेटरी मोशन कहलाएगी, ठीक है बेटा। जिसमें आपका पार्टिकल बैक एंड फ्रो, टू एंड फ्रो, ठीक है ना, आगे पीछे, आगे पीछे, आगे पीछे, इस तरीके से पार्टिकल भागेगा। वो झूला नहीं होता, झूला, वो बड़ा सा एक जाइंट व्हील होता है मगरमच्छ वाला, ऐसे करके है ना, वो ऑक्सिलेटरी मोशन का ही एग्जांपल है, उस तरीके के मोशन को ऑक्सिलेटरी मोशन कहते हैं। चलिए बेटा अब आगे चलते हैं थोड़ा सा हम विजुलाइजिंग मोशन कैटेगरी। अब कैटेगरी को विजुलाइज कर लेते हैं। मैंने जैसे बता दिया, ये अब एप्पल है जो कि न्यूटन के सर पे गिरा था ना,
वही वाला एप्पल है, ये एप्पल है। एप्पल जब नीचे गिरेगा तो इसको हम रेक्टिलिनियर मोशन कहेंगे। एप्पल फॉलिंग फ्रॉम अ ट्री रिप्रेजेंट रेक्टिलिनियर मोशन, ठीक है ना बेटा। ये देखो सैटेलाइट, ये अर्थ है, अर्थ के चारों तरफ सारी सैटेलाइट घूम रही हैं। देखो जैसे ना अब मैं बोल रहा हूँ, मेरा लेक्चर अगर यूट्यूब की मदद से आपके पास जा रहा है तो ये सब सैटेलाइट वगैरह की हेल्प से जाता है। बड़ी लंबी इसका बड़ा लंबा फिनोमिना है इसका। सैटेलाइट जो घूम रहा है अर्थ के चारों तरफ, ये कैसा मोशन है? सर्कुलर मोशन का एग्जाम्पल है। सैटेलाइट मेंटेनिंग ऑर्बिट राइल्स इन द कंटिन्यूस सर्कुलर मोशन, ठीक है ना। तो ये अच्छा, ये घड़ी का पेंडुलम, पेंडुलम वाली घड़ी देखी ना बड़ी सी, तो पेंडुलम घड़ी, पेंडुलम ऐसे है ना, ऐसे घूमता रहता है। तो इस तरीके के मोशन को ना हम क्या कहते हैं? ऑक्सिलेटरी मोशन कहते हैं, समझे बेटा। तो पेंडुलम जो घूमता है वो ऑक्सिलेटरी मोशन का एग्जाम्पल है। तो अब बात समझ में आई। तो इस 3 तरीके के मोशन होते हैं, हमारी बॉडी इन 3 तरीके के मोशन को करती है। बट हमारे सिलेबस के अंदर जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही मोशन है। कौन सा? लीनियर मोशन। हमको पूरे के पूरे इस मतलब 9th क्लास के अंदर और इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर सिर्फ और सिर्फ लीनियर मोशन पढ़ना है, और बहुत थोड़ा सा हमें सर्कुलर मोशन पढ़ना, बहुत थोड़ा सा, ठीक है ना। तो इतना डिटेल में नहीं है, वैसे सर्कुलर मोशन बहुत बड़ी स्टडी है। अब हम बात करते हैं, पहले मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए हमको पहले पोजीशन का ज्ञान होना चाहिए कि पोजीशन का क्या मतलब होता है। हमको पहले पाथ का ज्ञान होना चाहिए कि पाथ का क्या मतलब होता है। पाथ मतलब रास्ता, पोजीशन मतलब पोजीशन, वो हम अभी समझेंगे। तो इसको समझते हैं। उसके लिए हम फिर स्केलर समझेंगे, वेक्टर समझेंगे, डिस्टेंस समझेंगे, डिस्प्लेसमेंट समझेंगे। हम ये सारी टर्म्स, बेटा ध्यान रखना, जब तक सर जी हम ये सारी टर्म्स के साथ फैमिलियर नहीं हो जाएंगे ना, हम इनसे बातचीत नहीं कर लेंगे ना बढ़िया से, तब तक ये हमको समझ में भी नहीं आएगा। तो बढ़िया से बातचीत करना इन सबसे, समझे। आओ सबसे पहले हम बात करते हैं डिस्टेंस के बारे में, पोजीशन के बारे में। सबसे पहले पोजीशन। सर जी पोजीशन क्या होता है? सर मैं फर्स्ट पोजीशन में, सेकंड, वो वाला पोजीशन नहीं रे भाई, ठीक है ना। पोजीशन क्या होता है? देखो, जब हम कभी पोजीशन के बारे में बात करते हैं तो हमारे पास एक ऐसा बिंदु होना चाहिए जहां से हम उसको ऑब्जर्व करना स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे कि आप अपने स्कूल गए, आपका स्कूल ये रहा, ये ग्राफ तो बनाते ही हो ना ऐसे करके, ये आपका स्कूल ये रहा, है ना, ये है स्कूल। तो आपका घर ये रहा, ओरिजिन पे घर मान लेते हैं, घर। तो आपके घर से आपका स्कूल किधर है? तो ये ऐसे लगाओ, ऐसे इधर है ना, ऐसे करके ये। तो इसे कहते हैं पोजीशन। पोजीशन क्या होता है? पोजीशन के लिए हमें एक रेफरेंस पॉइंट चाहिए होता है। बिना एक रेफरेंस पॉइंट के हम पोजीशन कैलकुलेट नहीं कर सकते। सर जी क्या? सर जी ये टू डिस्क्राइब ऑब्जेक्ट पोजीशन परफेक्टली वी मस्ट स्पेसिफाई डिस्टेंस एंड डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट। मैंने बोल दिया ना बेटा, किसी की भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन बताने के लिए हमारे पास एक रेफरेंस पॉइंट होना जरूरी है, क्योंकि अगर वो रेफरेंस पॉइंट होगा तभी हम बता पाएंगे ऑब्जेक्ट कहां पर है, इस पर्टिकुलर टाइम पे ये ऑब्जेक्ट कहां पर है, विद द हेल्प ऑफ रेफरेंस पॉइंट। जैसे देखो, आपका घर हो गया आपका रेफरेंस पॉइंट, और आपका स्कूल हो गए। तो अब आपको कोई रिलेटिव आ गए, मामा जी आ गए, भाई कहाँ गया? तो मम्मी कहेंगी स्कूल गया। तो आपके मामा जी विजुलाइज कर लेंगे कि आपकी पोजीशन अभी यहाँ पर है, समझे ना, अभी आप यहाँ पर हैं। ओके ठीक है बेटा, आई थिंक समझ में आया आपको। आगे बात करते हैं स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, इनको भी समझते हैं। तो देखो यहाँ पर मैंने नंबर लाइन लिख के दिखा रखी है। नंबर लाइन के अंदर आपको पोजीशन का थोड़ा ज्ञान हो जाएगा ज्यादा अच्छा से। जैसे ओरिजिन है, ये इस तरफ जाओगे तो आप ये इधर, और इधर ये जाओगे तो पॉजिटिव, ये जाओगे तो नेगेटिव। इसको थोड़ा और समझते हैं। स्केलर क्या होता है, स्केलर के और वेक्टर के साथ समझते हैं। स्केलर क्या होता है? देखो बेटा, अब आपके पास जब आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं 11th 9th क्लास के अंदर, 9th क्लास की फिजिक्स में आपके पास कुछ चीजें आएंगी, मैं इसको लिख के दिखा देता हूं। वेक्टर और स्केलर के अंदर ये डिफाइन हो जाएंगी। हम बात करते हैं स्केलर के बारे में। पोजीशन समझ में आ गया सर जी? हाँ जी समझ में आ गया। स्केलर ऐसी क्वांटिटी जिनके पास मैग्नीट्यूड हो बट नो डायरेक्शन, के पास डायरेक्शन ना हो। सर जी हमें तो मैग्नीट्यूड समझ में नहीं आया, आप डायरेक्शन की बात कर रहे हो। हाँ मित्रों, आओ, मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है मित्रों? मैग्नीट्यूड का मतलब होता है, मैग्नीट्यूड वर्ड का मतलब है मैथमेटिकल वैल्यू, मैथमेटिकल वैल्यू से। सर जी मैथमेटिकल वैल्यू क्या होती है? अरे भाई 1 2 3 4,
मतलब कि वैल्यूज, समझे ना, इक्का दुक्का, 3 4 ऐसे। तो स्केलर चीजें वो होती हैं जिनके पास मैथ की वैल्यू होती है लेकिन उसकी डायरेक्शन नहीं होती है। कैसे? हाँ हाँ सर जी, चमका नहीं रे बाबा। एग्जाम्पल, टाइम की बात करता हूँ, समय। एक बात बताओ, जब भी समय होता है, समय हो गया 5 बज गए, समय हो गया 5 बज गए, लेकिन 5 किधर बजे? नॉर्थ में बजे, साउथ में बजे, ईस्ट में बजे, वेस्ट में बजे। किधर बजे? किधर? तो सर जी समय का तो डायरेक्शन होता नहीं है ना। समय का तो डायरेक्शन होता नहीं कि समय किस तरफ भाई साहब 6 बज रहे हैं साउथ में, ऐसा थोड़ी होता है। कभी ऐसा बताया क्या? नहीं बताया। 6 बज गए, 7 बज गए, टाइम कितना हुआ बेटा? 7 बज गए। मम्मी पापा ने पूछा टाइम कितना हुआ? 6 बज गए, 8 बज गए, ऐसे। कभी नॉर्थ। तो टाइम जो है उसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती। इसलिए टाइम कौन सी क्वांटिटी बेटा? स्केलर क्वांटिटी में रखा आता है, स्केलर चीजों में, समझे ना बेटा। अगली बात करता हूं मैं मास के बारे में, समझे? मास। अब जैसे मास, मास, अब देखो जैसे ये अगर एक ऑब्जेक्ट, ये अगर कोई चीज बॉडी है, अब मैं क्या करता हूं, मैं जैसे अपना वजन नापता हूं, तो मेरा वजन है 70 किलो। 70 किलो किस तरफ है भाई? सब तरफ स्प्रेड है ना, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, पूरी बॉडी में स्प्रेड है ना, समझ रहे हो ना। तो मास का भी तो डायरेक्शन नहीं होता। तो मास भी क्या है बेटा? स्केलर क्वांटिटी। मेरी बात समझ में आ रही है? मास भी क्या? ऐसी चीज जिनके पास डायरेक्शन नहीं होता। टाइम हो गया, स्केलर हो गया, मास हो गया। अच्छा, हम क्या करते हैं, मतलब बेसिकली हम जब बच्चे होते तो क्या करते हैं? आज मुझे बुखार है, आज मुझे स्कूल नहीं जाना, है ना। टेम्परेचर, जब टेम्परेचर होता है तो टेम्परेचर आपकी बॉडी का मान लेते हैं 99 फ़ारेनहाइट है। तो 99 फ़ारेनहाइट कहाँ होता है? यहाँ होता है, यहाँ होता है, यहाँ होता है, यहाँ होता है, बॉडी में कहाँ होता है? हाँ, इधर होता है, इधर इधर, डे 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 डे, कहाँ? कहीं डायरेक्शन ही नहीं होती ना, डायरेक्शन लेस है ना, कोई डायरेक्शन नहीं होती। तो टेम्परेचर की कोई डायरेक्शन नहीं होती। ऐसी चीजें जिनके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, देखो टेम्परेचर का मैग्नीट्यूड 99, लेकिन कोई डायरेक्शन नहीं। मास का मैग्नीट्यूड होता है लेकिन कोई डायरेक्शन नहीं। टाइम का मैग्नीट्यूड होता है लेकिन कोई डायरेक्शन। ऐसी क्वांटिटी को हम कहते हैं स्केलर क्वांटिटी। ठीक है बेटा, नोट कर लेंगे इसको। अगली बात हम करते हैं, अब बात करते हैं वेक्टर क्वांटिटी की। वेक्टर क्वांटिटी समझते हैं, वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है इसको समझ लेते हैं। देखते हैं वेक्टर। वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है? क्वांटिटी विच हैविंग अ क्वांटिटी, बेटा क्वांटिटी को मैं क्यूटी वाई से लिखता हूं, और आप भी अब इसे क्यूटी वाई से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्वांटिटी विच हैविंग मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड एज well as direction, as well as direction, समझे? ऐसी क्वांटिटी जिनके पास मैग्नीट्यूड हो साथ में डायरेक्शन हो, उनको हम क्या कहते हैं? वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। थोड़ा इसको साफ से, मैग्नीट्यूड, समझे? सर जी ऐसी क्वांटिटी कौन सी होती है? आओ चल आओ, हम बैठे ना, एग्जांपल देंगे। सबसे पहली फोर्स, सबसे पहली। और बेटा ये फोर्स से ही समझ में आएगा। मैं आपको और भी एग्जांपल दे सकता हूँ लेकिन इसे जब सबसे अच्छा समझ में आता है फोर्स से। फोर्स एक ऐसी क्वांटिटी है जिसके पास मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी। जैसे कि अब मैंने क्या करना है, मान लेता हूं मैंने इस ब्लॉक को यहां से इस तरफ ले जाना है। अब नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, मैं इस ब्लॉक को यहां ले आना चाहता हूं। तो मुझे एक बात बताओ, मैं अगर नॉर्थ की ओर फोर्स लगाऊंगा इधर, तो ब्लॉक यहां पहुंच जाएगा क्या? नहीं पहुंचेगा। तो मेरे को फोर्स लगाना पड़ेगा इधर, फोर्स 10 न्यूटन लगाऊंगा ईस्ट की ओर, 10 न्यूटन ईस्ट की ओर। तो सर जी 10 क्या हो गया? 10 तो मैग्नीट्यूड हो गया, मैंने पहली मैग्नीट्यूड समझा दिया। 10 तो हो गई मैथमेटिकल वैल्यू। ईस्ट क्या हो गई? डायरेक्शन। तो ऐसी चीजें जिनके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो बेटा, उसको क्या कहेंगे? वेक्टर कहेंगे। आई बात समझ में? चमका, समझ में आया? ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अब हम। हाँ, एक और चीज मैंने यहाँ लिख रखा है नोट्स के अंदर कि भाई मैग्नीट्यूड को और स्केलर को, आई मीन वेक्टर को और स्केलर को हम पॉजिटिव और नेगेटिव से डिनोट करते हैं। क्या मतलब सर जी? आओ सर जी समझाते हैं। देखो, स्ट्रेट लाइन मोशन कन्वेक्शन डिस्कस पॉजिटिव एंड नेगेटिव। पॉजिटिव और नेगेटिव दिखाता है डायरेक्शन को, ध्यान रखना भाई। पॉजिटिव और नेगेटिव का मतलब सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन दिखाने के लिए। जैसे कि अगर मैं ईस्ट में 10 मीटर गया, मैं ईस्ट में अगर 10 मीटर गया हूं, 10 मीटर गया हूं, ये लो जी, ये हो गया ईस्ट,
मैं 10 मीटर ईस्ट में गया, तो अगर मैं इसको पॉजिटिव लूंगा ना, तो इस तरफ जब जाऊंगा इसको नेगेटिव लेना पड़ेगा वेस्ट में। अगर मैंने इस फोर्स को 10 न्यूटन ईस्ट को पॉजिटिव लिया, तो इस फोर्स को नेगेटिव लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर यही कन्वेक्शन चलता है, क्योंकि हमें डायरेक्शन की बहुत जरूरत पड़ने वाली है। तो अभी आप समझें, आने वाले टाइम में आज ही या अगली क्लास के अंदर आपको समझ में आएगा कि इसकी जरूरत क्या पड़ने वाली थी। तो इतना समझ लो, कभी भी अगर आप वेक्टर लगाते हैं तो बगैर डायरेक्शन और बगैर पॉजिटिव और नेगेटिव के समझ में नहीं आता। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं अब बात करते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं, मैं आपको समझा देता हूं इसको डायरेक्ट, है ना। डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। देखिए बेटा, डिस्टेंस क्या होता है, हम बात करते हैं डिस्टेंस की। हमने पोजीशन समझ लिया, हमने स्केलर समझ लिया, हमने वेक्टर समझ लिया, हम डिस्टेंस समझते हैं। ठीक है बेटा, डिस्टेंस। देखो सर जी, आप अपने घर से जाते हैं, टोटल पाथ लेंथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट जो कुल रास्ता तय कर रहा है उसको डिस्टेंस कहा जाता है। अरे सर जी, समझ में नहीं आ रहा हो ना, इसीलिए तो बैठे हैं। ये आपका घर हो गया और ये आपका हो गया स्कूल हो गया, समझे ना। सर जी बिल्कुल मन नहीं करता जाने का। घर से ऐसे निकले, ऐसे गए, ऐसे गए, ऐसे गए, और एक दोस्त के घर गए, हाँ भाई चलते हैं यार, स्कूल चलते हैं, चल ठीक है, ऐसे पहुंच, समझे ना। अब इस रास्ते को फॉलो करके गए। अब आपने जितना रास्ता चला है, 20 मीटर, 50 मीटर, 100 मीटर, 100 मीटर, 200 मीटर, है ना। मैंने हर जगह मीटर नहीं लगाया, मीटर लगा देते हैं ऐसे, मीटर, 300 मीटर और 100 मीटर। तो बेटा आपने घर से स्कूल जाने में कितनी दूरी तय करी, तो देख लेते हैं। 100 और 300, 400, 200, 600, 700, 800, 850, 870। अगर मैं पूछूंगा आपने कितनी दूरी तय करी, कितना डिस्टेंस तय करा, तो आपने 870 मीटर की दूरी तय करी, समझे ना। लगभग 1 किलोमीटर आप चले। ठीक है जी, ठीक है, ओके जी, ओके, ठीक है जी। ये होता है डिस्टेंस, कि आपने टोटल रास्ता कितना ट्रेवल किया। ठीक है ना। अब अगर मैं बात करता हूं डिस्प्लेसमेंट की, ओके, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता सर जी, शॉर्टेस्ट पाथ। लिख लेना, यही चीज लिख लेना बेटा, शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन टू पॉइंट, दो पॉइंट्स के बीच में सबसे छोटा रास्ता। कौन सा सबसे छोटा रास्ता, आप घर पे हैं, ये रहा, ये हमारा चिंकी पिंकी, और इसके ये। अब भाई ये जो है ना, ये बन गया हल्क, इसके अंदर आ गई हल्क की शक्ति, और क्या कर बीच के सारे घर तोड़ दिए और डायरेक्ट पहुंच गए स्कूल, ऐसे करके। तो ये जो बीच में एकदम सबसे छोटा रास्ता, तो बेटा यही होगा ना। तो ये क्या कहलाया, ये कहलाया डिस्प्लेसमेंट, ये कहलाया डिस्प्लेसमेंट। आई बात समझ में, आया। एक और चीज समझ लेते हैं, डिस्टेंस जो है वो क्या ऑब्जेक्ट किसी एक तरफ चल के गया था, नहीं जी, वो एक तरफ चल के नहीं गया था, वो कभी नॉर्थ में गया, कभी साउथ में गया, कभी ईस्ट में गया, कभी वेस्ट में गया, ऐसे चलते 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 ऐसे करके गया ना। ठीक है, तो इसका मतलब इसके पास एक डायरेक्शन तो है नहीं, इसीलिए डिस्टेंस को कहा जाता है कि ये स्केलर है। क्या है सर जी, ये स्केलर। और डिस्प्लेसमेंट, वो ऑब्जेक्ट एक ही तरफ भागता हुआ गया, तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर। तो इट इज अ वेक्टर, और वो आपका स्केलर था। आई बात समझ में। तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है और वो एक स्केलर क्वांटिटी है। डिस्टेंस स्केलर है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। दोनों को नापने के लिए दोनों की यूनिट जो होती है मीटर होती है, दोनों को ही मीटर में नापते हैं, समझे ना। मीटर, ऐसा यूनिट मीटर होती। क्लियर, देख लो बेटा, नोट कर लो फटाफट। चलिए अब हम आगे चलते हैं, हम डिस्क्राइब करते हैं एनालिसिस वर्टिकल मोशन। अब इसमें हम ना कुछ वर्टिकल मोशन में कुछ हम देखते हैं और समझते हैं कि क्या हो रहा है और कैसे हो रहा है। ठीक है ना, ओके। इसमें क्या है कि एक बॉल है, एक बॉल है, डायग्राम के अंदर आपको क्लियर दिख रहा होगा, डायग्राम देख लो ध्यान से। इसके अंदर क्या है, एक बॉल है ओ से, यहाँ से फेंकी गई, फेंकते फेंकते फिर वो ऐसे टॉप पे गई, फिर उसके बाद सी पॉइंट पे आई है, फिर उसके बाद यहाँ पर आई, देन यहाँ पर।
ध्यान से देख लो, डायग्राम दिख रहा है? हाँ जी दिख रहा है, क्लियर दिख रहा है। आपके एनसीईआरटी की बुक का ही डायग्राम है, मैंने ज्यादा इसमें तामझाम नहीं करा, मतलब ज्यादा इधर उधर कायस्तान नहीं करी, मैं डायरेक्ट वही डायग्राम लेकर आ गया आपके लिए। तो अब क्वेश्चन ये है कि बताइए कि उसकी पोजीशन, उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन ओ पे क्या है, ए पे क्या है, बी पे क्या है, सी पे क्या है, और इसको मैं अगर डी मान लूं तो डी पे क्या है। आई बात समझ बेटा? बड़ा आसान है। देखो वो जीरो से स्टार्ट हुआ, देखो सामने लेफ्ट साइड देखना, किताबों में देख लो अपने अपने, या लेफ्ट में जीरो है, तो ऑब्जेक्ट ओ पे कहां पर है, 0 सेंटीमीटर। तो लिख देता हूं डिस्टेंस ओ पे कहां है, 0 सेंटीमीटर। ओ पे कहां है, ओ पे कहां है, 0 सेंटीमीटर। ओ पे 0 सेंटीमीटर है, समझे ना? ओ से लेकर ए तक, ओ से लेकर ए तक जब हमारा ऑब्जेक्ट गया है तो वो कहां पर गया है, यहां से लेकर यहां तक जब गया तो देखो लेफ्ट में देखो 40 आ रहा है, तो ओ से लेकर ए तक क्या दूरी हो गई, 40 सेंटीमीटर। क्या हो गई बेटा ये, 40। वो भी देखो सर जी +40, +40, क्योंकि ये ऊपर की ओर जा रहा है, तो अगर मान लो मैं प्लस लूंगा तो नीचे आएगा तो मेरे को माइनस लेना पड़ेगा। मेरी बात समझ में आ रही बेटा? ठीक है जी, ओके। तो कितना डिस्टेंस हो गया ओ से ए तक, डिस्टेंस, डिस्टेंस ओ से ए तक 40 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है जी। आगे चलते हैं अब ओ से लेकर बी तक कितना हो गया, ओ से लेकर बी तक 140 हो गया, क्या हो गया, ओ से बी तक, ओ से बी तक कितना हो गया, 140 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है जी। ये दोनों हो गए, ठीक है जी। आगे फिर सी पे वापस आया, तो अब देखो जब आप, थोड़ा ध्यान देना भाई, जब हमारा ऑब्जेक्ट ओ से लेकर बी पे गया, ठीक है ना, और फिर वापस सी पे आया, तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा, डिस्टेंस, डिस्टेंस देखेंगे ध्यान से, अरे भाई डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा, ओ से ए प्लस ए से बी प्लस बी से सी। तो ओ से ए बेटा कितना गया, 40 सेंटीमीटर गया, प्लस ए से बी यहां से यहां तक कितना गया, 40 ये रहा, और 140 ये रहा, तो 40 में इसमें से गया तो 100 बचा, 100 सेंटीमीटर ट्रेवल करा, प्लस बी से सी, बी से सी पर जब वापस आया 140 गया, फिर 80 पे आ गया वापस, तो कितना 60 गया ना ये, तो 60 गया, तो कितना आ गया बेटा ये 200 सेंटीमीटर। कितना आ गया सर जी ये 200 सेंटीमीटर। तो कितना ट्रेवल करा जी, ओफ सॉरी, आजा, हाँ, कितना ट्रेवल करा ये जी, 2 सेंटीमीटर ट्रेवल करा। मेरी बात समझ में आई बेटा? ओके जी। अच्छा, अब अगर वही आपसे पूछा जाए ओ से जाने के बाद वापस ओ पे जब आ जा रहा है तब कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा, तो ध्यान देंगे तब कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा इसको बताने के लिए, ओ से लेकर बी पे गया, कितना चला, 140 चला, लो जी 140 चला। फिर बी से लेकर ओ पर आया, कितना चला, फिर 140 चला, तो कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल हुआ, 200 डिस्टेंस ट्रेवल हुआ, 280 सेंटीमीटर। समझे बेटा? लेकिन वहीं अगर आपसे पूछा जाए डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, ये ध्यान रखना बेटा, डिस्प्लेसमेंट कहां से, ओ से बी टू ओ, ओ से बी जाएगा फिर वापस ओ पे आएगा। तो देखो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, दो बिंदुओं के बीच में सबसे छोटी दूरी, अब यही समझाया था मैंने। जब ओ से स्टार्ट हुआ और वापस वो ओ पे आ गया, ओ से स्टार्ट होकर वापस ओ पे आ गया, तो क्या दूरी है ओ से ओ की, ओ से ओ की क्या दूरी है, 0 दूरी है ना भाई, 0 है ना, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा इसका, 0। क्या हो जाएगा बेटा इसका, 0। ओके, ठीक है जी, ठीक है, ठीक है जी। अच्छा, एक और चीज थोड़ा समझ लेते हैं, अगर मैं बाकी केसेस में यहां से लेकर यहां तक की डिस्प्लेसमेंट की बात करूं, तो यहां से यहां तक की डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, जितनी डिस्टेंस उतनी डिस्प्लेस, जब ऊपर जा रहा था डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस सेम है, लेकिन जब वो नीचे आने लगा, बी से लेकर सी तक आ गया, जब मैंने डिस्टेंस की बात करी, जब मैंने डिस्टेंस की बात करी, तो क्या हो गया, वो सब जुड़ जाएगा, जितना रास्ता चला वो सब जुड़ जाएगा, ओ से ए ये सारा रास्ता जुड़ जाएगा। लेकिन अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करता हूं, इस और इस पॉइंट के बीच की डिस्प्लेसमेंट की बात करता हूं, डिस्प्लेसमेंट ओ सी, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट ओ से सी तक की, तो बेटा ये ध्यान दो, तो सबसे छोटा रास्ता ना, ओ से सी के बीच में सबसे छोटा रास्ता यही तो है ना, सबसे छोटा रास्ता, वो फिर नहीं काउंट करेंगे कि वहां गया तो वहां गया, नहीं, सबसे छोटा रास्ता। तो ओ से सी के बीच में सबसे छोटा रास्ता कितना, 80,
80 का ही तो बचा ना, ये 80 ही तो दिख रहा है ना बेटा यहाँ पर, 80। तो कितना आया बेटा वो 80 सेंटीमीटर। मेरी बात समझ में आई? आई होप आपको क्लियर हो रही है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की बातें। ठीक है बेटा, नोट कर लो, फिर हम आगे चलते हैं। ओके, हम बात करते हैं एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी बेटा हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। अभी आप डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, पोजीशन, स्केलर और वेक्टर को ध्यान समझे, ध्यान से क्लियर करके आए। अगली क्लास के अंदर मैं एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी और एक्सेलरेशन कराऊंगा, फिर हम कुछ न्यूमेरिकल करेंगे, देन उसके बाद हम फिनिश करेंगे। ठीक है ना? चलिए बेटा, करते रहिए। बाय बच्चों।